दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के एपिसोड नंबर 104 में आप सबका स्वागत है। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपका आभार प्रकट करना चाहते हैं जिस प्रकार आपने इस चैनल को अपनाया, प्रमोट किया, सब्सक्राइब किया, रिकमेंड किया और आपकी वजह से आज आपका ये चैनल स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पे बहुत सारे लोग आना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों को हम लाना चाहते हैं। और इस चैनल पे अब तक हम लोग 103 एपिसोड में डायरेक्ट सेलर को लेके आ चुके हैं, हम लोग पॉलिसी मेकर्स को लेके आ चुके हैं, हम लोग जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो ट्रेनर्स हैं उनको लेके आ चुके हैं। और आज एक और बड़ा नाम हमारे बीच में है। आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। हमारे बीच में है डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड नेटवर्कर बाय पैशन, डॉक्टर अख्तर खानवाला साहब हैदराबाद से हमारे बीच में जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वत्स साहब, बहुत बहुत प्रणाम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल पे मुझे इनवाइट किया। सभी चैट विद सुरेंद्र वत्स वॉइस ऑफ सक्सेस के दर्शकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, अभिनंदन और नए साल की शुभकामनाएं। वत्स साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि जो आपने ये पहल की है, और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर ये एक लौता चैनल है जो इतनी स्पष्टता से, इतनी क्लैरिटी से, बिना किसी बायस के इतने बेहतरीन नेटवर्कर्स को, एजुकेटर्स को, प्रोफेशनल्स को इतनी भारी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में लेके आ रहा है। और मैं तो आपको बहुत समय से फॉलो कर रहा हूँ, हमारी पूरी टीम आपको फॉलो करती है। जिस प्रकार का जो एजुकेशन आपके चैनल पे मिलता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा एजुकेशन, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन किसी और चैनल ने देने की आज तक हिम्मत की है। और इस हिम्मत और हौसले को मेरा सलाम है सर। थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना बेहतरीन, मुझे लगता है कि एक सागर है, नेटवर्क मार्केटिंग जो एक सागर है, उसको आपने समेट के एक, कहते ना कि एक मोती के जैसा आपने आप सभी को, हम सभी को पेश किया है, जिससे मुझे लगता है कि जितने भी हमारे यूथ है जो नेटवर्क मार्केटिंग को सीरियसली एज अ प्रोफेशनल करना चाह रहे हैं, जितने भी भटके हुए लोग हैं इस इंडस्ट्री में, काफ़ी लोग भटके हुए हैं जिनको पता नहीं कि सही रास्ता क्या है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो आपका चैनल है, ये जो हमारा चैनल है, इसके माध्यम से हम लोगों को एक नई आशा की उम्मीद, किरण दिखा सकते हैं और उनको जो भटके हुए हैं उनको एक सही राह पे ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। और ये बड़े लोगों की और अच्छे लोगों की खासियत होती है कि वो दूसरों को बहुत सारा क्रेडिट देते हैं। आपका जो अपना यूट्यूब चैनल है सर, उसमें आप बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग की जो एक प्रैक्टिकल एजुकेशन है, चाहे वो कॉन्टेक्ट करने का तरीका है, चाहे वो प्रेजेंटेशन देने का तरीका है, आप बेहतर तरीके से उसको कर रहे हैं। और लैक्स में आपके फॉलोअर्स हैं वहाँ यूट्यूब पे, लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ में आपने हमारे चैनल को सराहा, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और हमारी पूरी जो जनता है ना सर, हमारे व्यूअर्स बहुत खुश हैं। बहुत सारे कमेंट्स नीचे आए हैं आपके कमिंग सून का जो वीडियो हमने डाला था, कुछ मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अनिल राज कहते हैं, आ रहे हैं आयुर्वेद के लाइन। GBM नेटवर्कर लिखते हैं, जबरदस्त, मजा आएगा। सुशील कुमार सैनी लिखते हैं, मजा आने वाला है, MLM के बादशाह आने वाले हैं। तो ये बहुत सारे कमेंट है सर, कुछ थोड़े से मैंने लिखे हैं। तो हमारी पूरी जनता बहुत खुश है आपके आगमन से। और मैं पर्सनली इच्छुक हूं ये जानने का कि आप तक का जो अब तक सफर रहा, एक डॉक्टर नेटवर्कर कैसे बन गया, वो आपकी जर्नी हम लोग जानना चाहते हैं। सर, डॉक्टर तो मैं बाई चॉइस बना हूँ, लेकिन नेटवर्किंग की जो इस महासागर में बाई चांस मैं ढकेला गया, अमूमन जो होता है सभी के साथ में। और 2007 से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। जर्नी स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि बेसिकली मेरी जो पैदाइश है वो गुजरात की है। दाहोद एक छोटा सा शहर है, वहाँ पैदा हुआ। मेरी परवरिश और मेरी पूरी एजुकेशन महाराष्ट्र, नागपुर में हुई। और अब मैं हैदराबाद में सेटल्ड हूँ, मेरे पूरे परिवार के साथ में। यहीं पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ
प्रैक्टिस मुझे करते हुए 18 साल हो गए। और नेटवर्किंग की जो अगर हम बात करें तो नेटवर्किंग में 2007 में मेरा सबसे पहले सामना हुआ, और उस समय मैं एज अ हॉबी नेटवर्कर, एक हॉबी नेटवर्कर के रूप में मैं जुड़ा। मुझे किसी दोस्त ने मुझे बताया, एक मीटिंग में लेके गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं उसको एज अ हॉबी कर रहा था। जब मर्जी आए तब मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया, जब मर्जी आई तब मैंने किसी को बता दिया। मतलब उसके अंदर कोई बड़ा मैंने स्किल का उपयोग नहीं किया। मुझे लगा कि चलो जब भी टाइम मिलता है, जब भी मन किएगा तभी करेंगे, तो वो दैट वाज लाइक अ हॉबी। उसके बाद मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा एक भूचाल आया, मैं कहूँगा, जहाँ पे मैंने नेटवर्किंग जो थी उसको मैंने एज अ टूरिस्ट नेटवर्कर किया। इनफैक्ट मैंने कई सारी कंपनियां बदली, कई सारी आड़ी टेढ़ी कंपनियों में गया। 2 महीने में डबल पैसा, 5 महीने में डबल पैसा, ऐसी कई सारी स्कीमों में मैंने अपने आप को इन्वॉल्व किया। बहुत बड़ा उसके अंदर मुझे नुकसान हुआ। मेरा पैसा भी गया, मेरे परिवार वालों का पैसा गया, मेरे दोस्तों का पैसा गया। बहुत सारे लोगों का जीवन मुझे लगता है कि खराब हुआ ही है। और ऐसे समय में मेरी जितनी बनाई हुई जो मेरी इमेज थी, जो मेरा एक स्टेटस था एज अ डॉक्टर, वो पूरा तहस नहस हो गया। मेरी परिवार वालों के साथ में रिलेशन खराब हो गई, मेरी दोस्तों के अंदर रिलेशन खराब हुए। तो ऐसा एक बहुत समय तक ये दौर चला, और मुझे ये आपके चैनल के माध्यम से मुझे लोगों को बताना है, जो भी ये चैनल को देख रहे हैं, कि साथियों, जिस परेशानियों से, जिस उलझनों से मैं गुजरा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो परेशानियों से और उलझनों से आप सभी ना गुजरें। आज के जो हमारे युवा हैं, जो अनएम्प्लॉयड है, वो ऐसे कंपनियों में बहुत जल्दी फंस जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। जो कंपनी आती है, बोलती है कि हम आपको रातों रात करोड़पति बना देंगे, इतना पैसा डालो आपका ऐसा हो जाएगा, इतना आपको रिटर्न्स आ जाएगा। तो साथियों, ये मैंने 2008 से लेके 2011 एंड तक ऐसी कंपनियों में मैंने काम किया, और इस कंपनियों से बाहर आना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है कई बार, क्योंकि ये दलदल है, इसमें इंसान फंसता ही जाता है। एक कंपनी में गया, अब वो कंपनी को जब डूब जाती है तो वहां से वो खुद बाहर निकलने के लिए बाकी लोगों को दूसरी कंपनी में लेके जाता है। तो ये जो है ना, ये एक बहुत ही बड़ा डोमिनो इफेक्ट है। एक डूबेगी, आप दूसरे में जाओगे, दूसरी डूबेगी, तीसरी में जाओगे, तीसरी डूबेगी। ऐसा करते करते इनफैक्ट मेरा हाल ये हो गया था कि मैंने टोटली प्रैक्टिस बंद कर दिया था। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गया था, बहुत ज्यादा मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी लिटरली, कि मैं घर से बाहर निकलने के लायक नहीं था। मैं फोन नहीं उठाना बंद कर दिया था लोगों के। मुझे लिटरली, मैं खुद मनोचिकित्सक हूँ, मैं खुद साइकेट्रिस्ट हूँ, लेकिन मुझे ही जो है साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि लोगों के फोन आते थे कि भैया हमारा पैसा कब आएगा, हमको पैसा कब दोगे। तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी साथियों। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी कंपनियों से दूर रहें, अच्छी कंपनी के साथ में काम करें, और अच्छी कंपनी, अच्छा प्रोफेशन है हमारा। ये मेरा जो अगला पड़ाव जो था वो 2014 में शुरू हुआ। मैंने एक प्रोफेशनल कंपनी में एज अ प्रोफेशनल नेटवर्किंग स्टार्ट की। मैंने अपनी गलतियों को सुधारा। मैं 2011 से समझ लीजिए 2013 तक बिल्कुल भी समझ लीजिए संन्यास ले लिया था। मैंने सोच लिया था कि अभी मुझे कुछ नहीं करना है। और ये मेरी छोटी सी जर्नी है। जो मुझे बहुत करीब से जानते उनको मेरी पीड़ा पता है। तो मैं ये चैनल के माध्यम से आप सभी को अनुरोध करना चाहूँगा, मैं अपील करना चाहूँगा कि ऐसी कंपनियों से बचे रहें। बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं, बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं, बेहतरीन कंपनियां हैं इंडिया के अंदर, और उसका चुनाव कीजिए। और फिर रब रखा है, आपकी मेहनत है और ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ में है, आप डेफिनेटली सफल होंगे। दैट्स ग्रेट डॉक्टर साहब। आपकी जो कहानी है ना सर, बहुत इंस्पायरिंग है और इसमें बहुत बड़ा मैसेज है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कम हैं, सही कंपनियां कम हैं, मनी सर्कुलेशन ज्यादा है डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, और सही कंपनियां चूंकि कम हैं, और जब गलत चीजें ज्यादा होंगी तो नेचुरली शुरुआत में गलत चीजें ही मिलेंगी, क्योंकि वही ज्यादा है मार्केट में। बिल्कुल, पहली बार तो मालूम नहीं चलता कि क्या सही है और क्या गलत है, और आपकी स्टोरी उन सब लोगों के लिए एक प्रेरणा है, और आप एग्जाम्पल है उन सब लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं सही कंपनी में नहीं जुड़े। वो या तो नेगेटिव होकर बैठ गए हैं, उनको लगा कि यार ये सब कुछ खराबी है सब कुछ,
लेकिन आप एक एग्जाम्पल हैं उस चीज के कि उनसे आप बाहर आए, 2 साल बिल्कुल शांति के साथ में बैठे रहे, और उसके बाद में आप 2014 से लगातार एक ही डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हैं सर? हाँ जी सर, एक ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का हिस्सा हूं मैं। ग्रेट डॉक्टर साहब। और अभी तो आप आई थिंक ज्यादातर समय डायरेक्ट सेलिंग को ही दे रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं और बाय पैशन आप नेटवर्कर हैं, और जो पैशन है वो प्रोफेशन को पीछे छोड़ देता है बहुत बार। तो जब आप फुल टाइम आए डायरेक्ट सेलिंग में, तो घर वाले, परिवार वाले, पत्नी, रिश्तेदारों ने ये नहीं कहा कि ये क्या काम कर रहे हो, अपना बढ़िया प्रैक्टिस है, इतनी अच्छी डिग्री है, तो सब वही सब करो? बिल्कुल हुआ मेरे साथ में। इनफैक्ट जो मेरा पास था उसको मद्देनजर रखते हुए तो मेरी टोटल फैमिली अगेंस्ट थी, मेरा पूरा परिवार अगेंस्ट था, और जो पीछे जो भी कुछ हुआ, जो भी मैंने कुछ किया जाने अनजाने में, उसके वजह से फैमिली बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव करना ही पड़ा। और इनफैक्ट जब मैंने 2014 में जिस कंपनी के साथ में अभी फिलहाल हूँ, तो वो भी ऐसा हुआ कि मेरी मदर बहुत ज़्यादा बीमार थी, उनको कैंसर था, और 17 साल से वो कैंसर से लड़ रही थी। और जो डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहे थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि मात्र 2 महीना इनका जीवन है। ये 2013 सितंबर की बात है। उस समय ये कंपनी जो मैं जिसमें हूँ, तो उसके प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे पता चला, न्यूट्रिशन के बारे में मुझे पता चला, और मेरे दिमाग में हमेशा से यही था कि डॉक्टर्स ही है जो पेशेंट्स की जान बचा सकते हैं, और दवाइयाँ से ही सब चीज़ें ठीक हो सकती है। न्यूट्रिशन के ऊपर मुझे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं था। और 2013 के ये मेरे मदर के जो साथ जो घटना हुई, उस समय मुझे पता चला कि न्यूट्रिशन में वाकई में बहुत ज़्यादा दम है। मैंने अपने मदर को प्रोडक्ट्स जब दिए तो उनको ठीक हुआ, और उनकी उम्र जो है करीब 28 महीने और बढ़ गई, और तब मुझे न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा भरोसा आया। मैं टोटली फिर न्यूट्रिशन की तरफ, अपनी प्रैक्टिस के साथ में न्यूट्रिशन की तरफ मैंने अपना रुख किया। काफ़ी उसमें से भी सीखा मैंने, और मुझे लग रहा है कि जितने भी हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में न्यूट्रिशन है या इस प्रकार के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो वाकई बहुत बेहतरीन काम करते हैं, अगर हम इसके बारे में सही जानकारी ले लें, सही एजुकेशन ले लें, और आपकी कंपनियों के अंदर अच्छे ट्रेनर्स होंगे, अच्छा पूरा सिस्टम होगा जो आपको इस सिस्टम के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में बताते ही होंगे। तो इस प्रकार से जो है मैंने एज अ डॉक्टर पार्ट टाइम स्टार्ट किया। धीरे धीरे करते हुए मैंने अपनी टीम बढ़ाई, और आज ईश्वर की कृपा से, अल्लाह की रहमो करम से काफ़ी अच्छी टीम हो गई है मेरी। तो नो डाउट स्टार्टिंग में तो मेरी फैमिली ने बहुत अपोज किया, कहा कि यार तुम डॉक्टरी पेशा ही करो, काहे के लिए ये सब लफड़ों में पड़ रहे हो। लेकिन मेरी ज़रूरत ऐसी थी कि मुझे नेटवर्किंग को फिर से अपनाना पड़ा। अगर नेटवर्किंग मेरी जीवन में फिर से नहीं आती तो अल्लाह मालिक है, मुझे तो पता ही नहीं कि मैं इस दुनिया में भी रहता कि नहीं रहता। मेरी परिस्थिति इतनी खराब थी, फ्रैंकली स्पीकिंग। डॉक्टर साहब, आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है डॉक्टरेट में, फिर साइकियाट्री में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और न्यूट्रिशन की आप इम्पोर्टेंस भी जानते हैं। तो एक चीज अक्सर बोली जाती है न्यूट्रिशियंस को लेके कि जो भी हम न्यूट्रिशन डेली लेते हैं तो उसको डेली नहीं लेना चाहिए, उससे हैबिट पड़ जाती है, और उस प्रकार की चीजें सुनने में आती हैं। तो ये सही है या मिथ है सर? ये मैं कहूँगा कि मिथ है, बिकॉज हम खाना रोज खा रहे हैं। खाना जो है इट इज़ नथिंग बट अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर उतनी मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलती है जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है। और जो भी हम लोग खाना खाते हैं, चाहे वो फल हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो फूड ग्रेन्स हो, वो उतनी मात्रा में हमें न्यूट्रिशन नहीं दे पाता है। और जो भी आता है हमारे घरों तक, जो भी खेतों से पहुंचता है, वो डायरेक्ट तो खेतों से पहुंचता नहीं है, वो कई प्रोसेसिंग के द्वारा जाता है, कई प्रकार की उसके अंदर एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स डाली जाती है। तो वो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो प्रोडक्ट की या वो सब्जियों की या फल की, वो कम कर देता है। तो जो न्यूट्रिशन जो कंपनियां बनाती है वो बहुत सारी रिसर्च करने के बाद में
US FDA या हमारे इंडिया के जो लॉज हैं उसके हिसाब से जो रिक्वायर्ड डेली अलाउंस होता है उसके अकॉर्डिंगली जो है न्यूट्रिशन बना के उसे कंज्यूमेबल और वेरी एफोर्डेबल प्राइस के अंदर हमें लेके आती है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इतना न्यूट्रिशन चाहिए जो जिससे मैं हेल्दी रहूं, तो करीब करीब 30 से 32 प्रकार की विटामिन और मिनरल्स मुझे रोज चाहिए, जो कि हमारा पूरा खाना जो है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कम से कम 10 प्रकार की आपको वेजिटेबल्स खानी पड़ेगी और 10 प्रकार के आपको फ्रूट्स खाने पड़ेंगे। अब 10 प्रकार की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना असंभव है एक कॉमन मैन के लिए। मैं बहुत सारा जो अमीर लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो एक कॉमन मैन है, मिडिल क्लास का एक मध्यम वर्गीय एक व्यक्ति है, उसके लिए नहीं पॉसिबल। तो ये जो कंपनीज है इन्होंने R&D करके टैबलेट फॉर्म में या सिरप फॉर्म में या जूस फॉर्म में लेके आ गई है, जो इजीली कंज्यूमेबल है और एक अच्छे दामों पे है, जो एक आम इंसान भी यूज कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये मिथ है कि न्यूट्रिशन रोज नहीं लेना चाहिए। रोज लेना चाहिए, क्योंकि आप रोज काम करते हो, आपको रोज स्ट्रेस होता है, आपका बॉडी जो है रोज एज होता है। तो एजिंग से अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को हमेशा फिट रखना चाहते हैं, आप हमेशा अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि न्यूट्रिशन मस्ट है, सभी ने लेना चाहिए। दैट्स ग्रेट डॉक्टर साहब, आपके पास में बहुत प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस है और आपने थ्योरिकली भी उस चीज को पढ़ा है, तो आपकी बात की एक अलग इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे व्यूवर्स ने क्वेश्चंस किए हैं सर, फहरिस्त बहुत बड़ी है, लेकिन आपकी इजाजत है तो कुछ मैं लेने का प्रयास करता हूं जल्दी जल्दी। बिल्कुल सर। नीरज कुमार जयसवार का प्रश्न है, बिजनेस में 100% कैसे दें? बिजनेस में आप 100% कैसे दें? नीरज जी, बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल का मैं जवाब यही दूंगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आप 100% उसी में देते हैं जिस चीज में आपकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर होती है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी सक्सेस है, अगर आपकी प्रायोरिटी आपकी परिवार की सक्सेस है, उनके ड्रीम्स हैं, तो आप बिजनेस में 100% देंगे। एक्सक्यूजेज आपके जीवन के अंदर आएंगे ही नहीं। लोगों के साथ में यही दिक्कत है कि उनके लिए प्रायोरिटी जो है बिजनेस 10वें नंबर पे, 15वें नंबर पे होता है, और उनके लाइफ में प्रायोरिटीज जो होती है वो शादियां, त्योहार और बाकी सारी चीजें ज्यादा होती है, उनकी प्रायोरिटी ऊपर होती है। इस वजह से वहां वो 100% देते हैं, लेकिन बिजनेस में वो 100% नहीं देते। तो आपको प्रायोरिटी आपकी सेट करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपको जो है रास्ता मिलेगा, आप 100% दे पाएंगे बिजनेस में। दैट्स ग्रेट सर। इसमें मैं अपनी भी एक लाइफ का एक एग्जांपल इसमें रिलेट करवाना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। मैंने सर MA किया, सॉरी पहले मैंने किया बीएड करने के बाद में मैंने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया, और साथ में ये भी सोचा कि यार चलो साथ में MA भी कर लेते हैं तो एक बड़ी डिग्री भी हो जाएगी। तो MA के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिवाजी कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, और ये सोचा था कि यार कुछ समय स्कूल में पढ़ाएंगे, छुट्टियां लेके क्लास अटेंड कर लेंगे, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले बिल्कुल आपको टाइम नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति रही मेरी कि प्राइवेट स्कूल में मैं इतना बिजी हो गया, मैं भूल ही गया कि मैंने एडमिशन भी लिया था। मुझे मालूम तब चला जब डेट शीट आ गई एग्जाम से 1 महीना पहले। तो जब डेट शीट आ गई तो फिर ये हुआ कि चलो यार डेट शीट आई गई है तो एग्जाम तो दे ही देते हैं। तो ऑनेस्टली मैंने डेट शीट आने के बाद में किताबें खरीदी, और दिल्ली में मैं किराए का कमरा लेके रहने लग गया। वहां पे मैं और मेरा दोस्त राजपाल, हम दोनों एक छोटे से कमरे में रहते थे दिल्ली में, नांगलोई एरिया में। और वहां डॉक्टर साहब इतना पढ़ाई हम लोगों ने किया, जब आप कहते हैं ना कि 100% देते हैं, हमने 100% दिया। और 100% इसलिए दिया क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट रहा, कभी मैं फेल नहीं हुआ, और कभी मतलब फर्स्ट डिवीजन भी एक आध बार आई होगी बड़ी मुश्किल से। तो एक एवरेज स्टूडेंट था। लेकिन इस बार ज्यादा मैं इसलिए पढ़ा कि अगर इस बार फेल हो गए ना तो बच्चे मजाक उड़ाएंगे कि मास्टर जी फेल हो गए, क्योंकि बच्चों को मालूम है मास्टर जी एग्जाम देने आए हुए हैं। तो वो इसलिए और ज्यादा फोकस रह के, और मतलब वो 1 महीना ऐसा था डॉक्टर साहब, हमने मतलब 24 घंटे में से 18 20 घंटे हम लोग लगातार पढ़ते थे। और एक चमत्कार हुआ, एग्जाम होने के लगभग 3-4 महीने के बाद में, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, एक सर्टिफिकेट आया, और उस सर्टिफिकेट के अनुसार मैंने पूरे कॉलेज को टॉप किया था। और मैं उस साल में मैं कॉलेज को टॉप किया, मैंने MA फाइनल संस्कृत में। तो वो जो आपने बोला ना, जब आप प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं और उस पर फोकस हो जाते हैं तो उस प्रकार के परिणाम आते हैं। और
मैंने डॉक्टर साहब उससे एक बड़ा सबक लिया जिंदगी का कि अगर आपने कुछ बड़ा करना है तो फोकस हो जाइए, बस आप सारी चीजें भूल जाइए, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, और जब आप फोकस रहते हैं तो फिर परिणाम आपको मिलते हैं। और ये सही जवाब आपने दे दिया नीरज कुमार जी को कि अपनी प्रायोरिटी सेट करें, और मैं भी आपकी बात में मोहर लगा रहा हूं सर। थैंक यू सर। और अगला प्रश्न ले रहा हूं मैं ब्यूरिक फ्यूचर का। बड़ा एक सेंसिटिव सा प्रश्न है, आप चाहें तो इसका जवाब दे सकते हैं। क्या हिंदू मुस्लिम के दंगे डायरेक्ट सेलिंग रोक सकती है? और ऐसा प्रश्न वही व्यक्ति करता है सर जो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से आहत है, वो नहीं चाहता कि इस प्रकार की चीजें हों देश में, दुनिया में, कहीं पे भी। क्या लगता है सर? ये प्रश्न जो है एक जिसे कहते हैं ना कि हमारी मानसिकताओं को उजागर करता है, हमारी जो सेंसिटिविटीज है उसको उजागर करता है। मैं इसका डेफिनेटली जवाब देना चाहूँगा कि देखिए, जो बिजनेस है ये प्यार बांटने का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग ये संबंध बनाने का बिजनेस है, ये संबंधों को जोड़ने का बिजनेस है। हमारा बिजनेस जो है वो टूटे हुए ख्वाबों को जोड़ने का बिजनेस है, ये टूटे हुए सपनों को जोड़ने का बिजनेस है, और टूटे हुए जो रिश्ते हैं उसको जोड़ने का बिजनेस है। तो चाहे कितने भी दंगे हो, चाहे कितने भी आपस में मतभेद हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को कोई भी प्रकार के दंगे, कोई भी प्रकार के विवाद रोक सकते हैं। बिकॉज कि मुझे लगता है कि यही एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हम लोग सिखाते हैं, मीटिंगों में एजुकेट करते हैं कि ये बिजनेस के अंदर हमें ये नहीं देखना है कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन अनपढ़ है, कौन बड़े घर से आया है, कौन बिना किसी धन के आया है, कौन से मजहब का है, कौन से रिलीजन का है। ये हम लोग एजुकेट करते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसी एजुकेशन किसी भी संस्था में या किसी भी प्रोफेशन में नहीं दी जाती है। आज मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टरी के भी प्रोफेशन में हमारे टीचर्स ने या हमारे प्रोफेसर्स ने हमें ये सारी बातें कभी बताई नहीं है, लेकिन मुझे इतना गर्व होता है कि ये प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे ये सारी जो बातें हैं सिखाई जाती है कि हमें कभी भी मजहब के दायरे को दायरे में नहीं लेके आना, मतलब मजहब का जो दायरा है उसको बिजनेस में नहीं लेके आना है। तो साथियों, ये तो प्यार बांटने का, ये लोगों को जोड़ने का, ये लोगों को और नजदीक लाने का बिजनेस है। और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई भी धर्म, कोई भी ये सब जितनी भी ये सारी चीजें चलती है उसके चलते हमारे डायरेक्ट सेलिंग में कुछ भी प्रकार का तकलीफ आएगी। इनफैक्ट हमारे लिए तो सबके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो देश में कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही है जो फैसिस्ट लोग हैं दोनों जगहों पे होंगे, तो हमारे लिए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कि हम सब उनको एकत्रित करें, इकट्ठा करें, प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें और इस देश को आगे लेके चलें। थैंक यू सो मच सर। और यहाँ भी मैं अपना भी इनपुट ये देना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ दंगे क्यों होते हैं, कहीं ना कहीं जब हमें एक दूसरे से डरने लग जाते हैं, या मैं यूं कहूं कि जब हम आपस में मिलते नहीं हैं और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने लग जाते हैं। लेकिन जब हम लोग मिलने लग जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की खास बात क्या है कि जब हम लोग किसी से भी मिलते हैं तो कोई किसी की जात, धर्म, मजहब वो चीजें देखता ही नहीं है, और जब वो उसके नजदीक आता है, उससे बातें करता है, तो लगता है कि यार ये तो बंदा बिल्कुल मेरे जैसा है, मेरी जैसी बातें करता है, और इस प्रकार की इसकी सोच है। तो कहीं ना कहीं जो वो दीवारें बनी हुई है ना, वो दीवारें डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं टूटती हैं, और जब दीवार टूटती हैं तो फिर हम लोग आपस में मिल जाते हैं। और यही दर्द है ब्यूरिक फ्यूचर जी का, वो चाहते हैं कि ये सब खत्म हो। और मेरा पर्सनल ये मानना है कि हाँ, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में वो जो दीवारें हैं उनको हम लोग गिरा सकते हैं। सहमत हैं सर आप? बिल्कुल बिल्कुल, 100% मैं सहमत हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। एजुकेशन सिस्टम, शायद ये कोई यूट्यूब चैनल है, इनका प्रश्न है, डाउनलाइन को एक्टिव कैसे रखें? जुड़ तो जाते हैं लोग लेकिन सो जाते हैं जल्दी, जगा के कैसे रखें सर? डाउनलाइन को एक्टिव रखने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, आप एक्टिव रहो। क्योंकि डाउनलाइन आपको देखती है, डाउनलाइन आपको फॉलो करती है, डाउनलाइन ये देखती है कि मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर, जिस व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस में लेके आया है वो क्या कर रहे हैं। अगर मैं घर पे बैठा हूँ,
अगर मैं घर पे बैठे बैठे व्हाट्सएप पे लोगों को ये पूछते रहूँ तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या चल रहा है, लेकिन मैं 24 घंटे घर पे बैठा हूँ, तो आज नहीं तो कल डाउनलाइन को पता चल जाएगा कि भाई साहब ये घर पे बैठे बैठे हैं, ये जो है बॉसगिरी करते हैं। तो अगर मैं अपनी डाउनलाइन को एक्टिव रखना चाहता हूं तो मुझे एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी, मुझे होम मीटिंग्स करनी पड़ेगी, मुझे जाके प्रेजेंटेशंस करने पड़ेंगे, मुझे जाके रिटेलिंग करनी पड़ेगी, मुझे जाके छोटे बड़े जितने भी सेमिनार्स है, चाहे वो कंपनी लेवल के हो चाहे वो कोई भी हो, वो मुझे अटेंड करने पड़ेंगे। और ये जब मैं लगातार करता रहूंगा तो मेरी डाउनलाइन भी प्रेरित होगी कि भाई अगर मेरा अपलाइन या जिस बंदे ने मुझे स्पॉन्सर किया है इस बिजनेस में, वो अगर कर सकता है और वो करते हुए उनको सफलता मिल रही, तो ऑटोमेटिकली वो भी एक्टिव हो जाएगी। और सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कम्युनिकेशन बनाए रखें, अपनी टीम के साथ में बातचीत करते रहें। आप एक शेड्यूल बना लें, हर हफ्ते उनसे 1 बार 2 बार उनसे कॉल करके बात कीजिए, अकाउंटेबिलिटी सेट कीजिए, उनको पूछते रहिए कि वो क्या कर रहे हैं और साथ में उनकी समस्याएं क्या है, वो क्यों बाहर नहीं जा रहे हैं, अगर नहीं जा रहे हैं तो, अगर मिल नहीं रहे हैं तो क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो ये उनसे पूछिए। खाली ऑर्डर देना नहीं है कि जाओ मीटिंग करके आ जाओ, जाओ किसी से प्लान दे के आ जाओ। अगर नहीं दे रहा है बंदा तो क्यों नहीं दे पा रहा है, उनसे मिलिए, उनसे जानिए उनकी समस्या और उसका परिष्कार कीजिए। तो इस वजह से इस तरीके से आप एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर, सुपर्ब। मोहम्मद जिल्सन नवादा बिहार से प्रश्न करते हैं, हाउ टू कीप द टीम फुल एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग? सेम है, यही है। देखिए ऐसी टीम फॉलोज यू, टीम अपने लीडर को फॉलो करती है। अगर मैं एनर्जेटिक हूं तो मेरी टीम के अंदर वो एनर्जी मैं ट्रांसफॉर्म कर पाऊंगा। अगर मैं ही थका मांदा रहूंगा, मैं ही लो ऑन एनर्जी रहूंगा, मैं ही मीटिंगों में जाके अपना मुंह लटका के बैठा रहूंगा, मैं ही अगर समस्याओं से चैलेंजेस से मैं ही जो है पीड़ित दिखाते रहूंगा कि मुझे ही समस्या हो रही, तो आपका जो एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली टीम के अंदर ट्रांसफर होगा और वो लोग कैच करेंगे। अगर मैं हमेशा उत्साहित हूं, मैं हमेशा हर चीज के लिए पॉजिटिव हूं, तो मेरी टीम हमेशा उत्साहित रहेगी और पॉजिटिव रहेगी। तो एनर्जी का भी स्रोत जो है वो अपलाइन ही है। अब आप कहोगे कि अपलाइन कैसे एनर्जी लेके आए? अपलाइन के लिए एनर्जी लाना जो है वो बहुत आसान है। आसान कैसे है कि हर जितनी भी हमारे पास में एनर्जी के लिए बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि सबसे बेहतरीन तरीका है एनर्जी लाने का, वो है ग्रेटिट्यूड। आप थैंकफुल रहिए। जो भी चीज आपके जीवन में हो रही है उसके लिए अगर आप थैंकफुल रहते हैं तो आपके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है। अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तब भी ईश्वर को, अल्लाह को थैंक्स बोलिए। अगर आपके जीवन में कोई चैलेंज आ भी रही है, समस्या आ भी रही है बिजनेस में को लेके या पर्सनल लाइफ में भी या रिलेशनशिप में, तब भी आप थैंक्स बोलिए कि अल्लाह या भगवान, मेरे जीवन में जो भी समस्या है वो दूसरे से कम है, थैंक यू वेरी मच। ये एक चीज को मैंने जब से अपनाया है तब से हमेशा मैं एनर्जेटिक रहता हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ, और यही चीज जो है मेरी टीम के अंदर ट्रांसफर होती है। तो यही मेरा जवाब है कि हमेशा आप जैसे रहेंगे वैसी ही आपकी टीम रहेगी। और खुद को पॉजिटिव रखने के लिए वन थिंग इज ग्रेटिट्यूड, थैंक्स बोलते रहिए हमेशा। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं सर अमरकांत का, टीम में पुराने लोगों से कैसे काम कराएं? जैसे लोग पुराने हो जाते हैं तो फिर वो अपने आप को एक्सपर्ट मानने लग जाते हैं और बहुत सारी क्या बोलते हैं, उनकी शिकायतें ही खत्म नहीं होती, सुझाव पे सुझाव देते रहते हैं। तो एक बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है सर, कैसे काम करवाएं? इसका भी जो मैंने प्रैक्टिकली यही देखा है, जो वत्स साहब ने भी जिक्र किया, बहुत इम्पोर्टेंट है विषय, कि जैसा बच्चा बड़ा होते जाता है तो उसको लगता है कि मुझे सब आ गया है, मुझे सब पता चल गया है। और जब तक ठोकर नहीं लगेगी, जब तक ठोकर नहीं लगती है तो बंदा संभलता भी नहीं है। कोई बात नहीं, उनको भी ठोकर लगने दीजिए, उनको भी एक्सपीरियंस, अनुभव लेने दीजिए। लेकिन फिर से मैं यही कहूँगा कि हमें छोड़ नहीं देना है उनको, हमें उनको गाइड करते रहना है, हमें उनकी समस्याओं को समझना है। अगर वो बंदा स्लो हो गया है
या किसी कारणवश जो है शांत हो गया है, इतनी एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है, तो हमें उसकी समस्या को जानना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो अपलाइन डाउनलाइन के अंदर आता है वो होता है मिसकम्युनिकेशन का या लैक ऑफ कम्युनिकेशन का। अगर हमारा लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है और मिसकम्युनिकेशन हुआ है किसी वजह से, तो बात करके ही बात बनेगी। अगर आपका डाउनलाइन किसी कारणवश मोमेंटम स्लो हो गया है, तो आप उनके घर जाइए, संभव है तो, या तो आप उनको अपने घर पे इनवाइट कीजिए, या तो फोन के माध्यम से, या तो आप जो भी आपके बीच में कोई एक कॉमन फ्रेंड होगा, उनकी मध्यस्थरी लेके उनको आप एज अ सीज फायर एजेंट लेके आप उनको बीच में लाके उनसे बात करवा के, देखिए सिंपल है, एक व्यक्ति अगर किसी कारणवश हमसे गुस्से में है या कोई प्रॉब्लम है, तो उसका एक ही, मुझे जो लगता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, एक ही उसका सोल्यूशन है, बात करो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर आपको लगता है माफी मांग लो, सॉरी बोल दो, उनको गलती हमारी भी है तब भी माफी मांगना है, अगर आपकी नहीं भी है तब भी माफी मांगना है, बोलना है कि भाई मेरे लिए आपकी सक्सेस इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए आपकी सफलता इंपॉर्टेंट है, और आपकी सफलता के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। जब आप ये बोल देते हो तो सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं। बंदे को पैसा कमाना है, वो पैसा कमाएगा और खुद जो है फिर से एक्टिव हो जाएगा। दैट्स ग्रेट सर। एक डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत बड़ा नाम हुआ है सर, उनके साथ मैंने बड़े क्लोजली काम किया, दुर्भाग्य से अभी वो इस दुनिया में नहीं है, मिस्टर सतीश पंडित। तो उनका एक बहुत बहुत, आपने भी शायद उनको सुना होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा बता रही है। तो वो समाशील के ऊपर में बहुत अच्छा बोलते थे, और उनका एक क्या बोलेंगे, एक निबंध टाइप में उन्होंने बना रखा था, समाशील भाव। तो समाशील भाव में यही कहते थे कि सबको माफ कर दो, और यहाँ तक कि अपने आप को भी माफ कर दो। कई बार हमने कुछ गलतियां करती हुई हैं तो हम अपने आप को भी माफ नहीं कर पाते, और फिर जीवन में जो उत्साह, उमंग, आनंद आएगा ना, वो एक अल्टीमेट होगा। तो पंडित जी की जो बात है, कहीं ना कहीं आपने उस पर मोहर लगाई है। दैट्स ग्रेट। अंतिम प्रश्न मेरा आपसे है डॉक्टर साहब जी। पंडित जी के बारे में, पंडित जी को सुना है सर आपने? मैंने कई बार सुना है, और भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। बहुत ही बेहतरीन, मैं कहता हूँ कि वो लेजेंड है इंडस्ट्री के, और हमें उनकी कमी खलती है। और बहुत ही महान व्यक्ति, बहुत ही उम्दा उनकी जो ट्रेनिंग्स है, उनकी जो टीचिंग्स है, वो आज भी जो मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। मतलब इतना महान व्यक्ति, और जैसे कहते हैं ना कि सभी को अच्छे व्यक्तियों की जरूरत होती है, तो ईश्वर को जरूरत थी, उन्होंने बुला लिया अपने पास। लेकिन पंडित जी अगर आज हमारे साथ होते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग का स्वरूप, नेटवर्क मार्केटिंग का चेहरा, मुझे लगता है कुछ और ही होता। जो 2005 में एक्चुअली पंडित जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, और उस समय उनका ये सपना था, वो ये कहते थे अक्सर अपनी मीटिंग्स में कि ये इंडस्ट्री आज सबको छोटी लगती है, लेकिन एक दिन ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनेगी कि इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाएगा। क्योंकि जब फिल्म में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जा सकता है, ये इंडस्ट्री जो लोगों को जोड़ती है, लोगों को मोटिवेट करती है, एंटरप्रेन्योरशिप की भावना पैदा करती है, तो ऐसे लोगों को क्यों सम्मानित नहीं किया जाएगा। सो इस बड़े विजन के साथ काम करते थे। चलिए, लास्ट प्रश्न है डॉक्टर साहब आपसे, और लास्ट प्रश्न ये है, आप तो डॉक्टर इन मेडिसिन है, आपने पढ़ाई की चिकित्सा क्षेत्र की, लेकिन कोई व्यक्ति अगर डायरेक्ट सेलिंग का डॉक्टर बनना चाहता है, डायरेक्ट सेलिंग में एक्सपर्ट बनना चाहता है, कैसे बन सकता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सर। ये व्यूअर्स का क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है? ये मेरा क्वेश्चन। मैं भी व्यूअर हूं सर इस चैनल का, और मैं ये कह सकता हूं कि मैं एक ऐसा व्यूअर हूं जो हर इंटरव्यू को कम से कम 4-4, 5 बार देखता है, सुनता है, और कोई सीखता है नहीं सीखता, मैं सबसे ज्यादा सीखता हूं। तो ये मेरी तरफ से प्रश्न है सर। ये आपकी खूबी है सर कि आप हर चीज में एक सीख लेते हैं, और आप इतने आदरणीय, मैं तो कहूँगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के इंडिया में पितामह हैं, और आपके नक्शे कदम चल के आज मेरे जैसे मैं खुद आपको इतना सुनता हूँ, इतना फॉलो करता हूँ। तो डेफिनेटली आपसे ही सीखा है कि हमेशा सीखते रहो।
आप जैसा आप बता रहे हैं कि आप खुद आपके चैनल से आप खुद सीख लेते रहते हैं, तो बहुत बहुत बड़ी बात है सर। और सारे व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे सामने जो स्क्रीन पे बैठे हैं सुरेंद्र वत्स साहब, ये हम सबके लिए आदर्श हैं और इनसे जितना सीखे उतना कम है। डॉक्टर की जो आपने बात कही सर, डॉक्टर बनता कैसे होता है, कैसे बनता है? डॉक्टर बनने के लिए पहली बात तो डिग्री लेनी पड़ती है, मतलब पढ़ाई करनी पड़ती है, एजुकेशन लेना पड़ता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को भी अगर आप एज अ प्रोफेशन, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, एक सीरियस प्रोफेशन है ये कोई ऐसा राह चलते हुए किसी ने मुझे पूछा कि मुझे सर्दी हो रही है, मैंने उठा के उसको कुछ दे दिया, मैंने उसको उठा के इंजेक्शन लगा दिया, ऐसा नहीं है। ये एक सीरियस प्रोफेशन है, इसके लिए एजुकेशन लेना पड़ेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो एजुकेशन है वो आपको लेना पड़ेगा। पूरा जितने भी स्किल्स है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, चाहे वो लिस्ट बिल्डिंग हो, चाहे वो इन्विटेशन हो, चाहे वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, क्लोजिंग हो, राइट स्टार्ट फॉर द डाउनलाइन हो, मीटिंग में कैसा हमें प्रेजेंट करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये सारे स्किल्स हैं। ये स्किल्स को अगर हम सीखेंगे तो हम एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बन सकते हैं। दूसरी बात कि एक प्रोफेशनल डॉक्टर बनने के लिए जितना समय लगता है, मुझे करीब 8 साल लगे एक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के लिए। तो आपको भी एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनने के लिए समय देना पड़ेगा। लोग बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से ये मार्केट में या इस इंडस्ट्री में आते हैं कि मैं 6 महीने में, साल भर के अंदर करोड़पति बन जाऊंगा, मर्सिडीज आ जाएंगी, बंगले आ जाएंगे, जेट ले लूंगा। संभव नहीं है। ये हाइप के चक्कर में मत जाइए। अगर आपको ये कोई भी बोलता है कि आप साल भर, 1.5 साल के अंदर आप बहुत बड़ा कुछ काम कर लोगे, खासकर ये मैं फ्रेशर्स के लिए बोल रहा हूँ, ये पुराने नेटवर्कर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं फ्रेशर्स के लिए बोल रहा हूँ। पुराने लोग जो पुराने नेटवर्क मार्केटिंग का जिनको अनुभव है वो कर सकते हैं, लेकिन नए लोगों के लिए, जैसा एक डॉक्टर 1 साल की पढ़ाई के अंदर, 1 साल के कोर्स के अंदर वो जो है स्कैल्पल लेके और ऑपरेशन करना नहीं स्टार्ट कर सकता है, वो अपनी प्रैक्टिस खोल के अपनी बड़ी हॉस्पिटल नहीं खोल सकता है, वैसे ही आपको टाइम लगेगा। 5 से 6 साल दीजिए, एक कंपनी में दीजिए, वो कंपनी का सिस्टम समझिए, वो कंपनी का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो आपके अपलाइंस ने एक सिस्टम को तैयार किया है, वो करिए। फाइनली एक डॉक्टर तभी अच्छा डॉक्टर बन सकता है जब ये सारी चीजें सीखने के बाद में वो प्रैक्टिस करता है, उस चीज को अनुभव एक्चुअल में प्रैक्टिस में लेके आता है। किताबी बातें जो है वो एक अलग हो गई, लेकिन जब वो अपने कुर्सी पे बैठता है, जब वो ऑपरेशन थिएटर में जाता है, जब वो लगातार वो पेशेंट देखता है, लगातार वो ऑपरेशन करता है, हर ऑपरेशन के साथ में वो बेहतर होते जाता है। हर ऑपरेशन के साथ में, हर पेशेंट के साथ में उसका अनुभव बढ़ता है और वो बेहतर होते जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस, एक्शन करना पड़ेगा आपको। आपने सीख तो लिया, आपने ट्रेनिंग तो अटेंड कर ली, आपने व्हाट्सएप के चैनल पे आके अलग अलग नेटवर्कर्स जो सक्सेसफुल है उनकी बातें तो सुन ली, लेकिन वो बातें सुन के आप घर पे ही बैठे हो और फील्ड में नहीं जा रहे हो, नए लोगों से मिल नहीं रहे हो, कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप इनविटेशन नहीं दे रहे हो, आप प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो साथियों, एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल डॉक्टर बनने के लिए, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये सारी स्किल्स को और बेहतर बनाने के लिए। तो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन सर। या दैट्स ग्रेट डॉक्टर साहब। पेशेंस रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, स्किल्स को एनहांस करना पड़ेगा और फिर आपने फील्ड में जाके काम करना पड़ेगा, एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, टेस्टिमोनियल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे कहते हैं ना कि वे डॉक्टर बहुत बढ़िया है, बिल्कुल उसकी एक दवा से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं बंदे, तो वैसे टेस्टिमोनियल्स भी आपने टीम में तैयार करने पड़ेंगे। बेहतरीन डॉक्टर साहब, आपके पास में बहुत सारा ज्ञान है, खजाना है, विजडम है। समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है। आप ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, और हम लोग इस चैनल के माध्यम से इंडस्ट्री की सेवा कर रहे हैं। आगे जब भी फिर मौका मिलेगा, इस संकल्प के साथ और इस कमिटमेंट के साथ हम किसी गेस्ट को बुला तो लेते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन भेजते हम तभी हैं जब ये हामी भरता है वो कि वो इंडस्ट्री की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। 100% सर, आपके नक्शे कदम पे मैं हमेशा चलता रहूंगा और जो भी आपसे सीखा है वो मैं इस इंडस्ट्री को
जिस किसी माध्यम से मैं तो ये कहूँगा कि मैं कुछ देने के काबिल हूँ नहीं, लेकिन मैं जो मैंने चीज़ सीखी है वो मैं वापस लोगों को सिखाऊंगा। और हम इस मिशन में आपके साथ में हैं। जिस मिशन को आपने ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा आपने जो काम किया है, जो एक आपने एक मिशन के डायरेक्ट सेलिंग को हमको मजबूत बनाना है, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जैसे आपने अलग अलग एसोसिएशंस को आपने मजबूती से जो आपने लीड किया है, तो हम सब साथ में मिलके इस प्रोफेशन को, इस बहुत ही बेहतरीन प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, जो आपने मुझे आज इनवाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब आप एक बड़े लीडर बन जाते हैं ना, तो फिर आप कंपनी के नहीं रहते हैं, आप पूरी इंडस्ट्री के बन जाते हैं। और मैं व्यूवर्स को ये भी बताता हूँ, डॉक्टर साहब ने और हमने डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन में हमने मिलके काम किया, और डॉक्टर साहब की जो सोच है वो इंडस्ट्री को लेके बहुत अच्छी है, और वो व्यूवर्स को यहाँ पे देखने को और जानने को मिली। एक बार फिर डॉक्टर साहब, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और सभी दर्शकों को मैं फिर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं प्रार्थना करता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू सो मच। ये थे डॉक्टर अख्तर खानवाला, हैदराबाद से हमारे बीच में जुड़े। एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी सोच डायरेक्ट सेलिंग के प्रति समर्पित हैं, और डॉक्टर साहब का अपना यूट्यूब चैनल है, वहां से आप और ज्यादा लर्निंग ले सकते हैं। हमारा हर एपिसोड क्विज कॉन्टेस्ट वाला एपिसोड होता है, यानी आज के एपिसोड को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, और आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपने अगर उन 5 प्रश्नों के सही जवाब दे दिए तो आपका नाम लकी विनर्स में जाएगा। और अगर आप लकी विनर बन जाते हैं तो ऐसे 10 लकी विनर्स को हमारा एक वेबिनार सीरीज होता है महीने में एक बार, A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें हम डायरेक्ट सेलिंग की A से लेकर Z तक 26 सब्जेक्ट हैं, उन पे क्रमवार बातचीत करते हैं। तो उसमें आपको एक फ्री रजिस्ट्रेशन मिलेगा, तो इसको क्विज को आप जरूर खेलिएगा। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर एक नई शख्सियत से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।